जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चार धाम यात्रा पर सीएम धामी की नजर। दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से वीसी से अधिकारियों के साथ की बैठक। बिना पंजीकरण धामों में पहुंचने पर अधिकारियों की होगी जवाबदेही। एसटीएफ ने साइबर क्राइम के जरिए धोखाधड़ी करने वाले 3 सदस्यों को राजस्थान से किया गिरफ्तार। प्रदेश में पहली डिजिटल गिरफ्तारी का मामला आया सामने। 1 करोड़ 13 लाख की हुई थी ठगी। देहरादून से 2 अंतर्राज्यीय वन जीव तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से मिली 30 लाख रुपए कीमत की 4 भालू के पित्त की थैलियां। संयुक्त ऑपरेशन के तहत कार्रवाई। उत्तराखंड के जंगलों में फैलती आग का जानवरों और इंसानों पर पड़ रहा है असर। बढ़ा इंसान और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष। लोगों पर तेंदुओं का हमला बढ़ा। और 4 धाम यात्रा में टूटे सारे रिकॉर्ड। 15 दिन में आंकड़ा 10,30,000 के पार। सबसे ज्यादा केदारनाथ में 4,47,056 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। रजिस्ट्रेशन 30 जून तक फुल। और अब खबर विस्तार से। लोहाघाट क्षेत्र की पीएलबी रेणु गरगेटी के स्थान पर यहां पर उनकी तरफ से लोहाघाट एसडीएम कार्यालय परिसर में रायकोट क्षेत्र से आई हुई अनुसूचित जाति की महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी गई और निःशुल्क कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का वितरण किया गया। साथ ही कानून संबंधी कोई भी दिक्कत होने पर उनसे संपर्क करने को कहा गया। ये अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर आए हुए थे रायकोट महर से। तो इनका एक ग्रोथ सेंटर का इनका विशेष कार्य था। तो उसके साथ इनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि जो नहीं होनी चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में मैंने इनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क सहायता हेतु जानकारी दी। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जो जन जन तक जो निःशुल्क सहायता का प्रावधान रखा है, जैसे कोई भी कागज या जमीन मुद्दा हो तो सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि न्याय सबके लिए बराबर है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों या गरीब जनता को ये अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि हमें निःशुल्क अधिवक्ता भी प्राप्त हो सके। इसलिए हम लोग जन जन तक ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कोतवाली में प्रतापपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा होकर पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने आरोपित युवकों के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस से कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव का एक युवक रात को घर लौट रहा था। इसी बीच रास्ते में गांव के ही कुछ युवकों ने रास्ता रोककर उसके साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद से ही युवक लापता है। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए युवक को ढूंढ निकाला है और आगे की कार्रवाई जारी है। कि 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद एक व्यक्ति एक पक्ष का घायल मिला। इस पर तो तत्काल संज्ञान लेके हमारे चौकी इंचार्ज इसकी सर्च में निकल गए थे। आज सुबह इसके जो फैमिली वाले हैं वो हमारी कोतवाली में आए तथा इन्होंने अपनी तहरीर दी। तहरीर के अकॉर्डिंग हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर दिया है तथा ये व्यक्ति जो है इसको खोजने के लिए तुरंत हमने टीम्स बना दी हैं और लगातार इसकी सर्च करने के लिए हमने पुलिस की टीम बना के लगे हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग जो इनकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने लिखा है कि 2 राउंड फायरिंग हुई है। उसके लिए अभी कोई वीडियो वगैरह नहीं है। बाकी हम लोग सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस चेक कर रहे हैं। हाल ही में जारी हुए उत्तराखंड बोर्ड के परिणाम को लेकर मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के परिसर में हरिद्वार ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक स्वपन किशोर ने मेधावी छात्राओं की माताओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में पहुंचे एसपी देहात स्वपन किशोर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रबंधक महोदय के द्वारा 59 छात्राओं की माताओं को 1,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन स्वरूप दिए गए हैं, जिनके द्वारा 75% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए गए हैं 12वीं एवं 10वीं कक्षा में। साथ ही लगभग 650 बच्चियों को शूज़ और 650 बच्चियों को स्कूल बैग्स प्रदान किए गए हैं। जिन बच्चियों ने 75% से ऊपर मार्क्स लिए हैं
बच्चों ने तो किया ही है, उनकी तो कमर हमको थपथपानी चाहिए, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उसमें पेरेंट्स में भी उनकी माता है। ज़्यादातर हम देखते हैं फील्ड में कि बच्ची पढ़ने में इंटरेस्टेड होती है, लेकिन उनकी माता घर से नहीं जाने को अलाउ करती, ये कह के कि भाई घर का काम करेगी और बाहर जाएगी। तो वो एक किस्म से प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये उन बच्चों को, माताओं को दिए हैं। यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए सरकारी स्तर पर जो प्रोत्साहन राशि है, जो बच्चियाँ 75% से ऊपर लेके आई हैं उनको 1,000 का हमने चेक बांटे हैं। और जो बच्चों को ना देकर उनके माँओं को दिए गए हैं, ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि माएँ आई हैं, कुछ पिता भी आए हैं, और ये उनके लिए आने वाले भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है कि सरकारी स्तर पर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बैग और जूते, जो धनराशि आई थी वो कुछ आपको पता है सरकारी स्तर पर एक लमसम लेवल पे देते हैं, लेकिन डॉक्टर कपूर साहब ने उसमें अपनी तरफ से इजाफा करते हुए उसको ज़्यादा बच्चों में तकसीम किया, और उन्होंने सबसे अच्छी बात ये अच्छी क्वालिटी की दी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के वेंटिलेटर पर पड़ी व्यवस्थाओं के चलते पौड़ी में एक और युवक ने इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। घंटों अस्पताल दर अस्पताल भटकने के बाद भी जब इलाज नहीं मिला तो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अमित को दिल्ली रेफर कर दिया, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही अमित ने रास्ते में दम तोड़ दिया। अमित की मौत के बाद उसके परिजन और नैनी डांडा सीएचसी के प्रभारी के बीच बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सीएचसी नैनी डांडा स्वास्थ्य प्रभारी अपनी शिकायत होने पर मृतक के भाई को धमका रहा है। इस प्रकरण में प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक विनीत शाह ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी का हवाला देते हुए कहा कि अमित का केस न्यूरो सर्जन का था, जिसकी प्रदेश में कमी है, इसीलिए अमित को दिल्ली रेफर किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नैनी टांडा की घटना मेरे संज्ञान में है। मैंने सीएमओ से उस पर रिपोर्ट ली है और उन्हें जल्द ही वो मुझे रिपोर्ट भेजेंगे और उनको एक जांच करके विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है। डॉक्टर एमबीबीएस समयपूर्ण है, स्पेशलिस्ट की नो डाउट कमी है, वो पूरे देश में ही कमी है। जैसे जैसे स्पेशलिस्ट लोग पीजी करके आ रहे हैं, हम आवश्यकता अनुसार उन्हें जहाँ ज़रूरत है अस्पतालों में तैनात कर रहे हैं। शुरुआती जाँच में तो वो न्यूरो का केस था, तो उसको देख के रेफ़र किया गया। जो सीएमओ ने मुझे बताया कि मैंने टेलीफोनिकली उसको कम्युनिकेट करके रेफ़र किया गया, लेकिन वहाँ रामनगर गया, पहले वो रामनगर से फिर हल्द्वानी गया और वहाँ से रेफ़र होते समय उसकी डेथ हुई। उत्तराखंड परिवहन निगम टनकपुर और लोहाघाट डिपो के सहायक महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार गौतम की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप इन दिनों को काफ़ी आर्थिक फायदा हो रहा है। टनकपुर डिपो अप्रैल 2024 में 84 लाख रुपए और लोहाघाट डिपो अप्रैल 2024 में 13 लाख रुपए के लाभ में रहा है। इस प्रकार पूरे उत्तराखंड में उच्च आय अर्जित करने की कड़ी में टनकपुर ने पहला और लोहाघाट ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। सहायक महाप्रबंधक ने डिपो के कर्मकों का उत्साहवर्धन किया। नरेंद्र गौतम ने बताया कि यदि पर्वतीय मार्गों के लिए निगम की तरफ से नई बसें मिल जाएंगी तो टनकपुर परिवहन निगम ज्यादा आय प्राप्त कर सकता है। उत्तराखंड परिवहन निगम टनकपुर मंडल में टनकपुर डिपो अप्रैल 2023 में लगभग 34 लाख के घाटे में था। इस बार कर्मचारियों ने अपना उत्साह और कार्य के प्रति लगन दिखाते हुए पूरी मेहनत से कार्य किया और अप्रैल 2024 टनकपुर डिपो 84 लाख रुपए के लाभ में रहा। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ। टनकपुर के नई बस्ती वार्ड नंबर 5 में बनी नगर पालिका परिषद ने कई साल पहले एक धर्मशाला यहां पर बनवाई थी। इसमें शादी के कार्यक्रम भी होते हैं और उसका नगर पालिका परिषद टनकपुर को शुल्क भी दिया जाता है। इसमें वर्तमान में कई वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र और वार्ड नंबर 10 का प्राथमिक विद्यालय भी चल रहा है, लेकिन अभी तक इस धर्मशाला में बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय के छोटे बच्चे इस भयानक गर्मी के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आग उगलती गर्मी में बच्चों की तबीयत खराब होने का खतरा बना हुआ है।
वर्षों से यहाँ नगर पालिका की ओर से धर्मशाला का निर्माण कराया गया था, जिसमें आए दिन शादी विवाह का प्रोग्राम भी होता है और नगर पालिका को आय भी प्राप्त होती है। और इस समय वर्तमान में कई वर्षों से एक आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन भी किया जा रहा है और वर्तमान में एक वार्ड नंबर 10 का जो प्राथमिक विद्यालय है उसका भी यहाँ संचालन किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा इतनी भयानक, इतनी सड़ी गर्मी में इतना तापमान होने के कारण भी यहाँ पर ये बिजली की व्यवस्था न होने के कारण बच्चे सड़ी गर्मी में बैठने को मजबूर हैं। इसकी सूचना मैंने लगभग विगत 2 वर्षों से नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों को, मौजूदा अधिशासी अधिकारी श्री भूपेंद्र प्रसाद जोशी जी को कई सैकड़ों बार दी थी। पिछले लगभग 40 दिन से हम लोगों के बच्चे वहाँ पर एक काम चलो व्यवस्था के तहत एक कक्षा हम लोगों ने संचालित की थी। बड़ा हॉल था, बड़े हवादार कमरे थे। बच्चों की स्ट्रेंथ, क्योंकि हम एक ही कक्षा ले गए थे तो हमको इतनी ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं हुई। लेकिन अभी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक आंगनबाड़ी भी चल रही है, ऐसा लगता है कि अगर परमानेंट वहाँ पर कोई कक्षा चल रही है तो विद्युत व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। व्यापार संगठन पीपल कोटी की तरफ से हुई बैठक में व्यापारी मौजूद रहे। इसमें व्यापारियों ने बिजली कटौती, वोल्टेज और पानी की समस्या के बारे में बताया। आक्रोशित व्यापारियों ने कहा कि अगर उनकी मूलभूत समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो इसका जिम्मेदार प्रशासन और बिजली विभाग होगा। समस्या का जल्द समाधान न होने पर सभी होटल एसोसिएशन और व्यापारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी। देहरादून में तापमान बढ़ने के साथ ही आम आदमी के साथ साथ फलों के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ रहा है। देहरादून लीची के लिए मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि जब तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो ये लीची के फलों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे बचने के लिए अपर निदेशक उद्यान रतन कुमार ने कहा कि किसानों को लीची के पेड़ों में पर्याप्त सिंचाई करनी चाहिए, साथ ही उस पर पानी का छिड़काव भी करना चाहिए। जो हमारी फसल है वो पकने के करीब पहुंच गई है और बहुत सी हमारी प्रजातियाँ हैं जो कि अल्ली हैं और अच्छा फ़ायदा भी होता है हमारे किसानों को। तो जैसा प्रकार से गर्मी बढ़ रही है तो अब तो माना जाता है कि 38 डिग्री से ऊपर जब सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो लीची में फल फटने की समस्या, फ्रूट ड्रॉप की समस्या सब बढ़ जाती है। तो अभी जो हमारे स्टेट में जिस प्रकार से चल रहा है मौसम का, तो हमारे जो किसान भाई हैं जो कि लीची के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए यही सिफारिश है कि वो अपने बागों में सिंचाई का प्रबंधन करते रहें। हम यात्रा के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचने से सबसे ज्यादा कमाई गढ़वाल मंडल विकास निगम को हुई है। अब तक की यात्रा में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 22 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। 4 धाम यात्रा मार्ग पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के 80 से ज्यादा होटल हैं जहां यात्रियों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। हर साल इस व्यवस्था के लिए फरवरी से ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाती है जो पूरी यात्रा सीजन के दौरान चलती है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के एमडी विनोद गोस्वामी का कहना है कि यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिनके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम अतिथि देवो भव की थीम पर यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था बना रहा है। वहीं रहने और खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी होटल्स पर परिवहन विभाग की मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 28 चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। राज्यों से और प्रदेश से भी, इस प्रदेश से भी जो पर्यटक आते हैं उनको हम लोग जो सारी सुविधाएं वगैरह दे रहे हैं। सभी पर्यटक आवास गृहों में उत्तम व्यवस्थाएं की गई है, स्टाफ अतिरिक्त लगाया गया है, उनके रहने की, उनके भोजन आदि की, प्रवास की, ये सब व्यवस्थाएं की गई है। लगभग अभी हम 22 करोड़ के आसपास जो इस सीजन में जो बिजनेस है वो कर चुके हैं। अभी यात्रा प्रारंभ ही हुई है क्योंकि ये जो बुकिंग है ये हमें मिलना शुरू हो जाती है लगभग फरवरी मार्च के लगभग से इस वर्ष की। तो फर्दर भी आगे जो उसकी बुकिंग है, ये जो बुकिंग है इसमें आगे के टूर्स भी इंक्लूड हैं। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह के निर्देश के बाद उप जिलाधिकारी रामनगर राहुल शाह के निर्देश पर गठित अलग अलग टीमों ने रामनगर विकासखंड के अलग अलग क्षेत्रों में मदरसों की जांच शुरू कर दी है। रामनगर में बीआरसी समन्वयक मनोज तिवारी और उनके साथ मौजूद अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से रामनगर शहर में कई मदरसों की जांच की गई।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कई मदरसों में अभिलेखों की जहां एक और कमी पाई गई, वहीं कई जगह छात्रों की उपस्थिति पंजिका में भी बच्चों की उपस्थिति दर्ज नहीं पाई गई और कुछ जगह मदरसों को संचालित करने वाले अभिलेखों की भी कमी पाई गई है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा जिलाधिकारी महोदय को कुछ बिंदुओं पर निर्देशित किया गया, तो इसके क्रम में एक अभी मदरसों के विस्तृत इनके गहन जांच संबंधी तथ्य जाने हैं और उसके बाद इस संकलित आख्या जो है फिर विकासखंड के सारे मदरसों की जिस दिन संकलित हो जाएगी उसके बाद इस बारे में कुछ डिटेल आपको दे पाएंगे। आज जो जाँच की है तो उसमें किस प्रकार की कमियाँ पाई गई हैं? कुछ अभी जैसे अभिलेख संबंधी की जो हमारी दैनिक उपस्थिति का है या बच्चों के उनसे अभिलेख वगैरह हैं, तो उनके लिए इनको कहा गया कि उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाए। लोहाघाट ग्रोथ सेंटर का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। प्रशासन द्वारा एक बार फिर से लोहाघाट ग्रोथ सेंटर में निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने से ग्रोथ सेंटर की महिला और पुरुष लौह शिल्पी भड़क गए हैं। सभी महिला और पुरुष लौह शिल्पी नारायणी देवी और अमित कुमार के नेतृत्व में एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से मिले और ग्रोथ सेंटर में निर्माण कार्य न करवाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो आचार संहिता खत्म होते ही जिले के समस्त लौह शिल्पी एसडीएम कार्यालय परिसर में आंदोलन शुरू कर देंगे। था कि इस बिल्डिंग के ऊपर जो है कोई भी निर्माण नहीं किया जाएगा, लेकिन जो है पूरा हमें इसमें भ्रमित करने की कोशिश जो है हमको की गई थी। जो है हम लोग कल जैसे ही वीडियो साहब का आश्वासन हमने देखा तो उसके बाद क्या हुआ कि वीडियो साहब का मेरे पास फोन आया दूरभाष के माध्यम से कि बोले कि आप लोग जो है हम लोग उसके ऊपर टीन सेट बनाएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके ऊपर टीन सेट बनाएंगे, कल के दिन वो बंद हो जाएगा, फिर उसके ऊपर जो है आपका ही अधिकार होगा। ऐसा वीडियो साहब ने हमको जो है लालच देने की वीडियो साहब ने कोशिश की। की बैकबोन कही जाने वाली चारधाम यात्रा में परिवहन विभाग के सामने ओवर रेटिंग एक बड़ी चुनौती बन रही है। वहीं शासन द्वारा तय किए गए रेट को अनदेखा करते हुए कई वाहन संचालक यात्रियों से ज्यादा शुल्क वसूलते हुए नजर आ रहे हैं। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी के अनुसार ज्यादातर ओवर रेटिंग की शिकायतें यात्रियों द्वारा दर्ज की ही जाती हैं और इसके चलते प्रशासन को ओवर रेटिंग की सूचना प्राप्त ही नहीं होती और इसके लिए आरटीओ प्रवर्तन ने चारधाम में आ रहे यात्रियों से ये अपील भी की है कि यदि किसी के साथ ओवर रेटिंग होती है तो उसकी शिकायत जारी किए गए नंबरों पर जरूर दर्ज करवाएं। ओवर चार्जिंग से मेन बात है कई बार लोग सामने आते भी नहीं। हमारे पास जब भी सूचना आती है ओवर चार्जिंग की कार्रवाई करते हैं। बस हमारा है कि आप जो हमारे जो शासन से जो तय किए गए दरें हैं उसके अनुरूप ही वो पे करें और खासकर जो गाड़ी के ओनर हैं या ड्राइवर हैं वो भी जो निर्धारित फीस या निर्धारित किराया तय किया गया है उसी के अनुरूप किराया लें। उससे अधिक किराया लेंगे तो कार्रवाई होगी। अभी कई चालान ओवर चार्जिंग में भी किए गए हैं। पानी में सड़क चौड़ीकरण के कार्य में तेजी आ गई है। डीएम के निर्देश के बाद नरीमन चौराहे से काठ गोदाम तक सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा शहर के 13 चौराहों का भी चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। प्रशासन ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे भवनों और दुकान स्वामियों को नोटिस देने के काम शुरू कर दिए हैं। साथ ही पर्यटकों और आम जनता को परेशानी ना हो इसके लिए रात में सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। देखिए, चौराहे चौड़ीकरण का कार्य पूरे हल्द्वानी पे शहर में चल रहा है। उसी के तहत नारीवन चौराहे से लेके रेलवे चौराहे तक का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो प्रारंभ किया जा चुका है मौके पे। जो सरकारी संपत्ति है इसके साथ ही जो निजी संपत्तियों के भी आंगन इत्यादि थे उनको हटा करके रोड चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। जो परमानेंट स्ट्रक्चर हैं उनको नोटिस प्रेषित किए गए हैं और
शीघ्र ही उनको भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो सरकारी कार्यालय के भवन भी आ रहे हैं? सरकारी कार्यालय, लोक निर्माण विभाग और PMGSY के मसूरी में संचालित रोपवे इमरजेंसी के लिए ज्वाइंट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा देश भर में रोपवे प्रोजेक्ट के लिए द्वितीय अर्धवार्षिक संयुक्त रोपवे मॉक ड्रिल का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके क्रम में मसूरी गन हिल रोपवे पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई। शासन के निर्देश में SDM मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी के नेतृत्व में मसूरी गन हिल रोपवे में रेस्क्यू अभियान का ट्रायल किया गया। करीब सुबह 7 बजे से शुरू हुआ ट्रायल 1 घंटा 45 मिनट तक चला। इस दौरान रोपवे में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे पहाड़ी पर उतारा गया। आपने अभी देखा कि यहाँ पे एक मॉक एक्सरसाइज का रोपवे का आयोजन किया गया। इसमें जो है सुबह 6:30 बजे कॉल हमें प्राप्त हुआ था कि यहाँ पर जो है रोपवे स्टक हो गया है। इसमें कि जो है 4 से 5 विक्टिम जो फंसे हुए थे। तो 6:30 बजे हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ और अभी 9 बजे जो है समाप्त हो गया, जिसमें सभी विक्टिम्स को सकुशल जो है निकाल लिया गया है। और जो है सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है NDRF, SDRF प्लस साथ में जो हमारे लोकल पुलिस है प्लस फायर, सभी का इसमें योगदान रहा। खास में जो हमारे ऑपरेटर हैं इनके भी जो कर्मी हैं उन्होंने इसमें सहयोग किया। और ये जो रोप रेस्क्यू टेक्निक्स है जिसमें सभी जो प्रशिक्षण प्राप्त है उनके द्वारा जो है टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए सकुशल जो भी है विक्टिम्स को वहाँ से निकाल लिया गया था। जो यहाँ पे मॉक ड्रिल की गई है, एक शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इसमें मॉक ड्रिल की जाए कि जिससे कोई यात्री फंसता है तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है। हमारे पास भी सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं और NDRF भी और SDRF ITBP द्वारा भी यहाँ पे हमारे साथ सहयोग किया गया और हमारा भी उनको पूरा सहयोग दिया गया है। NDRF के नेतृत्व में SDRF और ITBP, फायर डिपार्टमेंट हमारा और हेल्थ विभाग जो है हमारा, स्वास्थ्य विभाग वो, और जो हमारे पुलिस प्रशासन है वो सबकी टीमों ने मिलजुल कर जो है इस मॉक ड्रिल को जो है अंजाम दिया। इसके तहत जो है कुछ मॉक सिनेरियोज को रिहर्स किया गया, जिसमें कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं, यदि रोपवे किसी कारण से जो है बंद हो जाती है, स्टक हो जाती है और पैसेंजर जो है उसके अंदर फंस जा रहे हैं, तो उसका रेस्क्यू कैसे किया जाए और उसके अंदर हमारी क्या जो है जो हमारा सिस्टम किस तरीके से ठीक काम कर रहा है या क्या उसमें खामियां हैं, उनको समझने के लिए मॉक ड्रिल की गई। उत्तराखंड STF ने साइबर क्राइम के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में डिजिटल गिरफ्तारी प्रकरण का यह पहला मामला है। STF के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि एक सीनियर सिटीजन को फोन द्वारा बताया गया कि उनके नाम से एक कोरियर कंपनी का पार्सल आया है जिसमें अवैध पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड आदि बरामद हुए हैं। उसके बाद सीनियर सिटीजन को साइबर ठगों ने अपने आप को मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताया और पीड़ित को डिजिटली गिरफ्तारी की बात कही। उसके बाद पीड़ित को डराकर 1 करोड़ 13 लाख रुपए की ठगी कर ली। सीनियर सिटीजन की शिकायत पर STF ने एक टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की और राजस्थान से गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में एक मामला सामने आया था जिसमें कि जो पीड़ित थे उनके द्वारा बताया गया कि उनको एक कॉल आता है जिस फेडेक्स कोरियर के नाम से, और उनको बताया जाता है कि उनके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें कि अवैध पासपोर्ट और अवैध नारकोटिक्स इत्यादि सामग्री हैं। और उसके बाद में उनको बोला जाता है कि कुछ कस्टम ऑफिशियल्स बनकर कुछ लोग बात करते हैं और फाइनली उसके बाद कॉल आगे ट्रांसफ़र हो जाती है और मुंबई क्राइम ब्रांच से बताया जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच से कोई उनसे बात करेगा। उनको वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया जाता है और सामने कोई पुलिस की यूनिफॉर्म में और बैकग्राउंड में उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो रहता है। के तहत इनके द्वारा लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और इनको बाद में जब रियलाइज़ होता है कि इनके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है तो ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आते हैं। यहाँ पर इनका मुकदमा दर्ज करके हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। तो इसमें हमारे द्वारा पूरा जो गैंग था इसको पकड़ा गया है। 3 लोगों को कोटा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के द्वारा फर्जी कंपनियां खोलकर उनमें पैसों का लेन देन किया जा रहा था और इस तरह की कॉल्स की जा रही थी। STF की एंटी नारकोटिक्स कुमाऊं यूनिट और चमोली जिले की पुलिस और पिंडर वन रेंज टीम और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इनके कब्जे से 4 भालू की पित्त की थैलियां बरामद की गई हैं जिनका वजन 460 ग्राम बताया जा रहा है। STF के SSP आयुष अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर पिछले कई साल से उत्तराखंड में वन्य जीव अंगों की सप्लाई कर रहे थे। बरामद भालुओं के पित्त की थैलियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है।
जो हमारी एसटीएफ की टीम है ये वाइल्ड लाइफ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भी काम करती रहती है। जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित स्मगलिंग होती है उस पर हमारी टीम लगातार नज़र बनाकर रखती है और इसको बंद कराने के लिए, इनको पकड़ने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। तो इसमें एक बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है और 2 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरफ्तारी है ये थराली चमोली ज़िले से हुई है और इनके कब्जे से 4 भालू की पिट की थैली बरामद हुई है जिनका कुल वजन लगभग 460 ग्राम है। इसका जो मेन मार्केट है वो बाहर रहता है और ये सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट के लिए ले जाई जाती हैं, तो ये जो तस्कर थे ये एक्सपोर्ट के लिए इसको ले जाने की फिराक में थे। इसी बीच में हमारे द्वारा पकड़ा गया है। इसे पूछताछ में सामने आया है कि पूर्व में भी इस प्रकार के वन्य अपराधों में संलिप्त रहे हैं, पूर्व में भी इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। युवा कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख नगरपालिका और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ नगरपालिका द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व नगर में ई रिक्शा का ट्रायल कराया गया। उस दौरान अपनी फोटो को सोशल मीडिया में प्रचारित कर अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन न जाने ट्रायल के बाद उन रिक्शाओं में क्या हो गया कि अभी तक भी पिथौरागढ़ के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। पिथौरागढ़ में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को खासतौर पर सुविधा देने के लिए सरकारी और आम जनता के धन से ई रिक्शा लिए गए, लेकिन अभी तक भी उसका फायदा पिथौरागढ़ वासियों को नहीं मिल पाना जनता के साथ धोखा है। वक्ताओं ने कहा कि अगर जल्द आम जनता को ई रिक्शा से फायदा नहीं मिला तो आम जनता इनको आने वाले चुनाव में भी इसका जवाब देगी। देखिए, आज यहाँ पे हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। जैसे कि पिथौरागढ़ में 2 माह पहले, चुनाव से पहले, पिथौरागढ़ के जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे और जो सरकार के लोग थे उन्होंने यहाँ पे ई रिक्शा का उन्होंने ट्रायल किया और उसके बाद दूसरे ही दिन से ई रिक्शा चलना बंद हो गया। हम कहना चाहते हैं कि सरकारी जो धन है या जनता का जो धन है उससे ई रिक्शा लाया गया, बजट पास किया गया और बुजुर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को या बच्चों को उससे सुविधा मिलेगी करके वो सुचारू करने की बात कही गई। लेकिन उस ई रिक्शा को अभी कमरे में बंद किया गया है, जो सरकारी धन का और जनता के धन का दुरुपयोग है। हम कहना चाहते हैं कि नगर पालिका जल्द से जल्द, प्रशासन जल्द से जल्द ई रिक्शा का संचालन करे ताकि बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।